हेलो नमस्कार बच्चों, ग्लोबल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो क्लास आज है पॉलिटी की, ये राष्ट्रपति की शक्तियां रहेंगी आज इसमें। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। पिछले वाले में राष्ट्रपति हो चुका है, यानी कि राष्ट्रपति कौन सा पद है, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन से किसके तहत होता, आर्टिकल 60 में उसकी शपथ है, इम्पीचमेंट 61 में है। यानी कि राष्ट्रपति से रिलेटेड टोटल हो चुके थे। बावन में राष्ट्रपति का पद होता है, 53 में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, 54 में उसका निर्वाचन होता है और निर्वाचन में भी कौन कौन वोट देते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के और यूटी, जिसमें दिल्ली और पांडिचेरी थी। और राष्ट्रपति की शपथ थी आर्टिकल 60 में। राष्ट्रपति की शपथ 60 में और 61 में महाभियोग था। राष्ट्रपति एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। है भाई, ये कराया था कल। प्रेसिडेंट 52 में पद, 53 में कार्यपालिका का अध्यक्ष, 54 में उसका निर्वाचन में कौन है, उसका राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय सूत मत के आधार पर होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के होते हैं और राज्य की विधानसभा के होते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पांडिचेरी। सेकंड प्रेफरेंस में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो प्रेफरेंस के हिसाब से होता है, शिफ्ट के हिसाब से। यानी कि जो सेकंड, हालांकि पहले ही प्रेफरेंस में ज्यादातर राष्ट्रपति जीत गए थे, सारे ही जीत गए थे, लेकिन एक वीबी गिरी ऐसा था सेकंड प्रेफरेंस में जीता था। और वोट वैल्यू एमएलए का बताया था। एमएलए का कैसे निकालते हैं, राज्य की कुल जनसंख्या अपन में तुम्हारे कुल निर्वाचित विधायक इंटू में 1000, मत मूल्य विधायक का और मत मूल्य एमपी का। अनुमोदक और प्रस्तावक जो पर्चा भरता है 50-50 होते हैं, प्लस 15,000 की राशि आरबीआई में जमा होती है। और 1/6 वोट कम से कम चाहिए। 61 में महाभियोग आता, त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। 60 में शपथ आती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने शपथ लेता है। राष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद 6 माह में भरा अनिवार्य है। ये राष्ट्रपति की योग्यता बताई थी। और निर्विरोध चुनाव नीलम संजीव रेड्डी जीते थे। और एकता, अखंडता और सुदृढ़ता के प्रतीक भारत का प्रथम व्यक्ति। और महाभियोग का बहुमत कितना है, 545 का 2/3 और 245 का 2/3। 1/4 सदस्यों को 14 दिन पहले जानकारी देनी पड़ती है। तो ये था तुम्हारा प्रेसिडेंट के बारे में। आज हेडिंग लगाओ, राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति की शक्ति।
पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की क्या क्या पावर्स हैं। पहली, कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। आर्टिकल 53 कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। दूसरा, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। तीसरी, कूटनीतिक शक्तियां इनको बोलते हैं डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर, ये डिप्लोमेटिक पावर क्या होती है? डिप्लोमेटिक पावर डिप्लोमेटिक पावर में आता है, ये राष्ट्रपति की शक्ति है। डिप्लोमेटिक पावर कूटनीतिक शक्ति है। जैसे कोई बाहर देश का राष्ट्रपति आ रहा है, मुख्य अतिथि हो, कोई भी भारत का कोई मुख्य अतिथि हो जो भारत आ रहा है, अब वो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, या कोई मंत्री है, या कोई विदेश मंत्री है, तो कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो उसकी जो अतिथि सत्कार करना होता है, अतिथि सत्कार का जो पूरा जिम्मा होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। उसको बोलते हैं कूटनीतिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर, यानी कि जो अतिथि आ रहा है उसकी अतिथि सत्कार करना, यानी कि डिप्लोमेटिक पावर होती है, वो राष्ट्रपति की पावर होती है। ठीक है जी, ये होगी कूटनीतिक शक्तियां। और तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। जो अर्धसैनिक बल हैं, पैरामिलिट्री फोर्स, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, असम राइफल, सीआईएसएफ, जो ये पोस्टें ये गृह मंत्रालय के अंडर में आती हैं। और जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हैं, जो भारत की तीनों सेनाएं हैं, नौसेनाएं हैं, जो वो आती हैं राष्ट्रपति के अंडर में। आर्टिकल 53। ठीक है जी, ये हो जाएंगे तुम्हारी कूटनीतिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर। अच्छा जी, इसके बाद में
तीसरी, चौथी। वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां वित्तीय शक्तियां होती हैं? पहली, धन विधेयक। कोई भी विधेयक मंत्री जब लेकर के आएगा, कृषि मंत्री ला रहा है तो कृषि से रिलेटेड लाएगा, वित्त मंत्री ला रहा है तो पैसे के लेखे जोखे से रिलेटेड लाएगा, और किसी और विभाग का मंत्री है वो लेके आ रहा है तो कोई और बिल वो लेकर आएगा, तो वो जो बिल लेकर के आएगा वो राष्ट्रपति की अनुमति से लेकर के आएगा। राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है उसमें, ठीक है। तो वो कौन सी हो जाएंगी? एक हो जाएगा उसमें धन विधेयक। धन विधेयक, मनी बिल। दूसरा होता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक। वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। तीसरे, तीसरे होते हैं साधारण बहुमत। साधारण विधेयक। इनको बोलते हैं सिंपल बिल। तो ये तीनों वित्तीय शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। तीनों राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां होती हैं, यानी कि अगर धन विधेयक आ रहा है या वित्त विधेयक आ रहा है, कोई भी विधेयक, या तो वो साधारण होगा या वो धन विधेयक होगा या वो वित्त विधेयक होगा, तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही वो क्या होगा, वो लाया जाएगा। अनुमति राष्ट्रपति की अनिवार्य है। अच्छा जी, अब इनके यहीं पर आर्टिकल और लिख लो, ये कौन से आर्टिकल के तहत ये सब ही जो है आते हैं। धन विधेयक, ये आता आर्टिकल 107 साधारण विधेयक, और वित्त विधेयक आता है आर्टिकल 117, और जो ये आता है ये आता है आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 110 में ये आपको याद रखनी है। वित्तीय शक्तियां में धन विधेयक लाया,
भाई कोई भी बिल जो आएगा या तो वो धन विधेयक होगा या वित्त विधेयक होगा या फिर वो साधारण विधेयक होगा। अब ये कौन सा बिल धन विधेयक होता है, कौन सा साधारण विधेयक होता है, कौन सा वित्त विधेयक होता है, ये जब बिल पर आएंगे तो बता दिया जाएगा। अभी ये इतनी बात याद रख लो कि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां होती हैं धन विधेयक 110 आर्टिकल में, वित्त विधेयक 117 आर्टिकल में, और साधारण विधेयक 107 आर्टिकल में ये आते हैं। ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां होती हैं। और कौन सी होती हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां? एक होती है संचित निधि। संचित निधि अभी क्या होती है अभी बताएंगे 1 मिनट में। एक होती है आकस्मिक निधि। इसको बोलते हैं कंसल कंसुलेटेड फंड। और आकस्मिक को बोलते हैं कंटिंजेंसी फंड। ये दो और होती हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। ये आती है आर्टिकल 266 में। और ये आती है आर्टिकल 267 में। अब ये है क्या अभी बताते हैं 1 मिनट में। इसको बोलते हैं सरकार का खजाना। सरकार का खजाना जिसमें टैक्स जाता है। टैक्स जाता है जिसमें टैक्स जाता है। ये सरकार का खजाना है जिसमें सरकार का टैक्स जमा होता है और जहां से सरकार खर्च करती है निकाल करके योजनाओं पर, सैलरियों में निकालती है, या सैलरी देनी हो या कहीं और योजना में लगाना हो तो कहां से निकालेगी सरकार? संचित निधि से निकालेगी। ठीक है जी। और एक होती है आकस्मिक निधि। इस पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। इसमें
500 करोड़ रुपए हमेशा रहता है। इसका पैसा देश में आने वाले संकट पर खर्च किया जाता है। एग्जाम्पल में बाढ़, सूखा वगैरह आती हैं तो इस पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है और राष्ट्रपति इसी में से पैसे निकाल करके देता है। तो इस पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। ये है तुम्हारी संचित निधि और आकस्मिक निधि, कंसोलिडेटेड फंड और कंटिंजेंसी फंड। आर्टिकल 266, आर्टिकल 267 वो सरकार का खजाना है जिसमें टैक्स वगैरह जमा होता है और इसमें 500 करोड़ रुपए हमेशा रहता है। इस पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। देश में आकस्मिक यानी कि अचानक आने वाली जो घटनाएं होती हैं तो उसमें से राष्ट्रपति जो 500 करोड़ होता है उसमें से निकाल करके वो कहीं भी आपदा में खर्च कर सकता है। तो ये हो जाएगी राष्ट्रपति के वित्तीय शक्तियां में कौन कौन सी हो जाएंगी। वित्तीय शक्तियां में कौन कौन सी हो जाएंगी? संचित निधि, आकस्मिक निधि, धन विधेयक, वित्त विधेयक और तुम्हारे साधारण विधेयक। इसके बाद करेंगे 5वीं के। 4 हो गए, ये 5। न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर ये बतानी है क्या होती है। ये जुडिशियल पावर में राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर होती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स हैं तो उनके जज को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ये राष्ट्रपति की कैसी आएगी? ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां आ जाएंगी। ठीक है जी। तो इसमें आर्टिकल जो आएगा तो इसमें जो आता है आर्टिकल ये है तुम्हारा 72। आर्टिकल 72 न्यायिक शक्तियां। तो इसमें लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और
उच्च न्यायालय के जज राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो न्यायिक शक्तियों में क्या आ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जज। क्षमादान की शक्तियां अगली। क्षमादान की शक्ति क्षमादान की शक्ति ये आ जाएगी 7वीं। इसका आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल 72 में आता है। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। लेकिन राष्ट्रपति के पास लेकिन राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्ति नहीं होती है। राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्ति नहीं होती है। वो पीएमओ के कहने पर इस काम को करता है, लेकिन वो तो बस किसके, वो तो बात को कहने के लिए, कि बात पर उस पर साइन करने के लिए। राष्ट्रपति वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? पीएमओ के पास होती है। क्षमादान की शक्ति ये राष्ट्रपति की शक्ति है, लेकिन वो इसकी वास्तविक शक्ति नहीं है, वो कहने पर ही काम करता है। तो आर्टिकल 72। अब बात करेंगे क्षमादान की शक्ति है क्या इसकी। पहली पहली होती है राष्ट्रपति की शक्तियां कितने प्रकार की होती है? तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो 4 प्रकार की होती हैं।
एक तो होता है लघुकरण, दूसरा होता है परिहार, एक होता है विराम, और एक होता है प्रिलंबन। अब ये चार शक्ति कैसे कैसे हैं, इनका क्या मतलब है, और ये कैसे, मतलब कि उसमें तुम्हारा छूट की आजादी कैसे है, मतलब कि राष्ट्रपति कैसे क्षमा करता है, चारों में अलग अलग क्या क्या कंडीशंस हैं। तो पहली की बात करेंगे लघुकरण की। लघुकरण का क्या मतलब है? तो लघुकरण में इसमें राष्ट्रपति इसमें राष्ट्रपति दंड की प्रकृति को बदल देता है। दंड की प्रकृति, अब ये प्रकृति क्या होती है, ये कई बार पूछा गया है कि इसका मीन्स क्या है। प्रकृति को बदल देता है, तो इसका मतलब होता है, ऐसे समझो जैसे जैसे व्यक्ति को 10 साल की सजा मिली है, कठोर दंड के साथ। तो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, एक तो उसने बोल दी कि 10 साल की सजा रहेगी, एक चीज तो ये है, और दूसरा ये है कठोर दंड, या आप इसको और बोल सकते हैं हार्ड वर्क के साथ। हार्ड वर्क। तो इस केस में तो इस केस में राष्ट्रपति कठोर दंड को समाप्त कर देगा, परंतु सजा 10 साल ही रहेगी। सजा 10 साल ही रहेगी। तो जो ये कठोर दंड राष्ट्रपति ने खत्म किया है, 10 साल तो सजा देनी पड़ेगी, लेकिन जो हार्ड वर्क के साथ सजा दी थी भाई, हार्ड वर्क का ये है कि मतलब कि तेरे को भाई कोई अपराधी है, अपराध किया है, उसको लघुकरण वाली कंडीशन दे दी भाई, इसको लघुकरण के आधार पर इसको जो सजा दी गई है भाई, 10 साल की सजा दे दी, और हार्ड वर्क के साथ, हार्ड वर्क में उसको दे दिया भाई, तो उसको ये पत्थर उठा करके वहां से और वहां गिरने, ये हो जाएगा उसका हार्ड वर्क। तो लघुकरण वाली कंडीशन में राष्ट्रपति उसको जो पत्थर गिरना है तेरे को वो बात खत्म कर देगा,
लेकिन सजा 10 साल ही रहेगी। इस ये मतलब है कि दंड की प्रकृति को बदल दिया, यानी कि हार्ड वर्क खत्म कर दिया, दिन तेरे को काटने हैं। तो ये हो जाएगा लघुकरण, इसको बोलते हैं लघुकरण। दूसरा देखेंगे अब। पहली लघुकरण, दूसरी दूसरी होती है परिहार। परिहार, परिहार। ये क्या होती है? इसमें देखो, ये इसकी अपोजिट है। लघुकरण की परिहार अपोजिट है। अपोजिट ऐसे है कि उसमें तो राष्ट्रपति दंड की जो नेचर था, प्रकृति, उसको बदल दिया था। इसमें प्रकृति को चेंज नहीं करेगा। उसमें राष्ट्रपति प्रकृति को चेंज कर देता था, उसका नेचर चेंज कर दिया था, हार्ड वर्क उससे कैंसिल करा दिया था। लेकिन इसमें राष्ट्रपति नेचर को चेंज नहीं करता, दूसरी कंडीशंस को हटा देता है। जैसे इसमें राष्ट्रपति इसमें राष्ट्रपति दंड की प्रकृति को नहीं बदलता। इसमें राष्ट्रपति दंड की प्रकृति को नहीं बदलता। जैसे जैसे किसी को 5 साल प्लस कठोर दंड मिला है, तो राष्ट्रपति 5 साल को 2 साल में बदल देगा। परंतु जो हार्ड वर्क था, कठोर कार्य को चेंज नहीं करेगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें राष्ट्रपति ने दंड की प्रकृति को नहीं बदला, हार्ड वर्क के साथ ही रहने दिए, लेकिन जो दूसरी वाली कंडीशन थी उसको खत्म कर दिया। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। पहली वाली में दंड की प्रकृति बदल दी गई थी, हार्ड वर्क को आसान कर दिया था, लेकिन इसमें वर्क हार्ड ही रहेगा, पहली वाली कंडीशन को कम कर दिया था। तो ये हो जाएंगे लघुकरण और परिहार। दूसरी
तीसरी। तीसरी होती है विराम। 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 विराम में ऐसा होता है कि राष्ट्रपति जो उसको दंड मिला है, कोई व्यक्ति है और उसको दंड मिला है, तो विराम में ये हो जाता है कि विशेष परिस्थिति। विराम का मतलब ये है कि विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति दंड को या उसकी जो प्रकृति होती है उसको चेंज कर देता है। जैसे लिखे से समझ में आएगा, जैसे मान लो, जैसे इसका मतलब होता है विशेष परिस्थिति। विशेष परिस्थिति में दंड को आसान करना। जैसे किसी व्यक्ति को 10 साल के साथ कठोर दंड मिला है और वह व्यक्ति मान लो वो लंगड़ा है, अपंग, डिसेबल्ड जो होते हैं, लंगड़ा है, तो अगर वह व्यक्ति राष्ट्रपति से गुहार लगाता है कि मेरे पर कठोर दंड को हटाया जाए, तो राष्ट्रपति उस पर विचार करेगा। तो ये हो जाएगी विराम की कंडीशन। विराम का मतलब होता है कि विशेष परिस्थिति में सजा को आसान करना। कोई व्यक्ति है, सजा मिली है और वो डिसेबल्ड है, उस काम को करने में वो सक्षम नहीं है हार्ड वर्क के साथ, तो राष्ट्रपति से अगर वो गुहार लगाएगा कि मेरे पर जो कठोर दंड के साथ या जो मेरे को हार्ड वर्क दिया है इससे मेरे पर काम नहीं किया जाएगा, अगर राष्ट्रपति से गुहार लगाता है पीएमओ से, तो राष्ट्रपति उस पर जो उसके बारे में सोच सकता है कि भाई उसको कुछ करना है नहीं करना। जैसे जो नलिनी थी, जो जिसने राजीव गांधी की हत्या की थी, नलिनी जिसका नाम था, तो जिस जब उसने वो राजीव गांधी की हत्या की थी, तो उसके और उसके बाद में उसको सजा दी गई, तो उस टाइम पर प्रेग्नेंट थी नलिनी,
तो उसको हार्ड वर्क के साथ जो सजा दी गई थी, अगर उसमें वो राष्ट्रपति से गुहार लगाती है कि मेरे पर हार्ड वर्क के साथ सजा नहीं काटी जाएगी, तो राष्ट्रपति उस केस में उसके बारे में विचार कर सकता है, उसकी कठोर दंड को हटा करके खाली जो उसको दिन काटने हैं जेल में, बस उसी कंडीशन को वो रख सकता है। तो ये हो जाएगी विशेष परिस्थिति में अगर कोई करने में सक्षम नहीं है उस काम को, डिसेबल्ड है या कोई और केस है, तो उस केस में विराम वाली कंडीशन राष्ट्रपति लगाता है कि भाई ये इस वाले स्लॉट मारा है तो इस पर ये कार्रवाई की जाएगी। चौथा जो होता है वो होता है प्रीलंबन। प्रीलंबन 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 वाले केस में राष्ट्रपति जो मृत्यु दंड होता है, किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है और वह व्यक्ति पीएमओ से या राष्ट्रपति से गुहार लगाता है, तो इस वाले केस में प्रीलंबन के केस में राष्ट्रपति मृत्यु दंड का अस्थाई निलंबन करता है। उस सजा को यानी कि जो उसकी मृत्यु दंड की डेट है उसको 2, 4, 5, 6, 7, 8 दिन तक वो उसका निलंबन कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। तो इस वाले केस में राष्ट्रपति मृत्यु दंड का अस्थायी रूप से निलंबन करता है, उसको आगे बढ़ाता है। तो इसमें मृत्यु दंड का अस्थायी रूप से निलंबन। मृत्यु दंड का अस्थायी रूप से निलंबन। मृत्यु दंड को 2, 4, 6, 10 दिन लेट कर सकता है। मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबन, ये हो जाएगा तुम्हारा राष्ट्रपति की राष्ट्रपति की क्षमादान की चारों की चारों शक्तियां, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रीलंबन, ये होती हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। अब बात करेंगे लेजिस्लेचर पावर की, विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां
अब लिखो इसमें, ये कौन सी हो जाएंगी, पांचवी छठवीं, विधायी विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां कौन सी होती हैं? विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां कौन सी होती है? विधायी शक्ति में आएगा एक तो जो राष्ट्रपति विधानसभा में जिन शक्तियों का यूज करता है, वैसे विधानसभा में या फिर तुम्हारा संसद में कौन सी होंगी, जैसे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य, 12 जो सदस्य होते हैं, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो वो कैसी हो जाएगी, वो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हो जाएंगी। तो इसमें आप पहला लिखेंगे विधायी शक्तियों में, एक तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य राज्यसभा में, पहली। मनोनीत सदस्य राज्यसभा में, मनोनीत सदस्य राज्यसभा में, ये कैसे हो जाएगी, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में। दूसरी, पहली विधायी शक्तियां, और इससे पहले रह गया कुछ इसमें, कुछ रह गया इसमें, चलो बाद में देखेंगे, वो याद कुछ चीज रहेगी, तो अभी ऐसे लग रहा है कुछ मिस हो गया है इसमें, चलो कोई नहीं, देख लेंगे इसमें। दूसरी विधायी शक्तियों में दूसरी थी, ये तो राज्यसभा में हो गए थे 12, एक एंग्लो इंडियंस थे जो लोकसभा में होते थे, एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय सदस्य, ये अब कैंसिल कर दिए हैं 126 नंबर बिल से। तीसरे, तीसरा है ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108, जहां पर लोकसभा प्लस राज्यसभा किसी बिल पर अपने मैटर को सॉल्व करती है, संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में। तो संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक
को राष्ट्रपति बुलाता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। संयुक्त बैठक केंद्र सरकार की अनुशंसा पर होती है। तो ये ज्वाइंट सिटिंग के बारे में थी, यानी कि ये शक्तियां संसद से रिलेटेड हैं। संसद में इनका क्या होता है? संसद से रिलेटेड हैं भाई। विधानसभा में राज्य के लेवल पर विधानसभा, केंद्र के लेवल पर संसद। तो मनोनीत सदस्य राज्यसभा में ये किस शक्ति? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। और एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में हुआ करते थे दो, अब वो कैंसिल कर दिए, वो विधायी शक्तियां थी। और तीसरी है ज्वाइंट सिटिंग, यानी कि राष्ट्रपति इसको बुलाता है। अध्यक्षता इसकी कौन करता है? अध्यक्षता करता है इसकी लोकसभा स्पीकर। ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक। अच्छा, ज्वाइंट सिटिंग ज्वाइंट सिटिंग ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 लिखवा दिया है। ज्वाइंट सिटिंग अभी तक 3 बार हुई है। पहली 1961 में हुई थी। दूसरी 78 में हुई थी। और तीसरी 2002 को हुई थी। छः, 16, 26, ये मई मई और ये मार्च में हुई थी। ये 3 सिटिंग हुई थी। जो पहली बारी हुई थी, ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम जब लाया गया था तो इसको पास करने के लिए पहली बार की गई थी। दूसरी बार में बैंकिंग सर्विस बिल, बैंकिंग सर्विस बिल अधिनियम। और तीसरी बारी जो की गई थी, ये निवारक निवारक निरोध अधिनियम के लिए की गई थी। तो 3 बार ज्वाइंट सिटिंग अभी तक हुई है। 61, 78, 2002
6, 16, 26 मार्च, मई मई और मार्च। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बैंकिंग सर्विस बिल और निवारक निरोध अधिनियम के ऊपर ज्वाइंट सिटिंग अभी तक हुई है। राष्ट्रपति बुलाता है, केंद्र सरकार की अनुशंसा पर अध्यक्षता स्पीकर करता है इसकी। ठीक है जी, है ना। अब इसके बाद में ये होगी आपकी ज्वाइंट सिटिंग में विधायी शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, कैसे होती हैं, और संयुक्त बैठक के बारे में एक संक्षेप में बात। अब बात करेंगे छठवीं वीटो पावर या वीटो निषेधाधिकार। निषेधाधिकार, ये बात करनी है क्या चीज है ये। वीटो होती है तीन तरीके की। वीटो पावर, पहली होती है अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो। दूसरी होती है जेबी वीटो। जेबी वीटो। और तीसरी होती है स्थगन वीटो।
स्थगन वीटो। इनके बारे में बात करेंगे अब, ये क्या होती है। अत्यंतिक वीटो, जेबी वीटो और स्थगन वीटो। सबसे पहले बात करेंगे अत्यंतिक वीटो की। अत्यंतिक वीटो में राष्ट्रपति को कैसी पावर होती है। तो सबसे पहले मान लो कि कोई बिल राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, और राष्ट्रपति के पास वो आ गया सिग्नेचर के लिए, और राष्ट्रपति को लगता है कि बिल जल्दबाजी में बनाया गया है, बिल में ये दिक्कत है या ये दिक्कत है या कोई फला दिक्कत है या ये दिक्कत हो सकती है, और राष्ट्रपति को लगता है कि अगर उसमें थोड़ी सी भी दिक्कत है तो राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करता, राष्ट्रपति उस पर साइन भी नहीं करेगा और बिल को वापस भी नहीं भेजेगा। दोबारा क्या है, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास आ गया साइन होने के लिए, राष्ट्रपति को लगता है कि बिल जल्दबाजी में आया है, कोई दिक्कत है, तो राष्ट्रपति उस पर साइन भी नहीं करता और उसको वापस भी नहीं भेजता है। ये कौन से केस में, ये है अत्यंतिक वीटो के केस में। जेबी वीटो केस में क्या होता है, बिल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति के पास आ गया, और राष्ट्रपति उस पर देख करके अपनी कोई प्रतिक्रिया ना दे और उसको या तो अपनी जेब में रख ले या किसी टेबल पर ऐसे ही पटक दे, तो उसको बोलते हैं जेबी वीटो। यानी कि राष्ट्रपति ने उसका उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो पहले वाले केस में तो क्या था भाई, उसने कर दिया था कि भाई इसमें ये दिक्कत है, तो उसकी वजह से साइन नहीं किया था। दूसरे वाले केस में वो साइन की तो दूर की बात, उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता, या तो अपने जेब में रख ले या फिर टेबल पर उसको ऐसे पटक दे, तो इसको जेबी बीटो, टेबल बीटो भी इसको कहा जाता है। और तीसरी स्थगन बीटो, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति के पास आ गया, राष्ट्रपति को लगता है कि भाई बिल में दिक्कत है, तो उसको तो उस बिल पर राष्ट्रपति साइन नहीं करता है और उसको वापस लोकसभा में भेज देता है, लोकसभा में या राज्यसभा में वापस बिल को करेक्शन के लिए भेज देता है। अत्यंतिक बीटो के केस में क्या है, साइन भी नहीं करता, वापस भी नहीं भेजता है। स्थगन बीटो के केस में साइन नहीं करता है, वापस भेज देता है। स्थगन वीटो के केस में राष्ट्रपति बिल को एक बार वापस भेज सकता है। स्थगन वीटो केस में राष्ट्रपति एक बार बिल को वापस भेज सकता है और वहां पर बिल को वापस भी नहीं भेजता, साइन भी नहीं करता। इसमें जेबी वीटो में राष्ट्रपति बिल पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे, उसको ऐसे ही पटक दे, तो वो हो जाएगा जेबी वीटो और अत्यंतिक वीटो। अब इसमें थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं आप। बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए जाता है। अगर अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि बिल में अच्छा नहीं है, अच्छाई नहीं है, तो प्रेसिडेंट बिल पर साइन नहीं करता है तथा वापस भी नहीं भेजता है। तो एक छोटा सा रिमार्क ये लिख लेंगे याद के लिए, इससे तुमको याद रह जाएगा।
साइन नहीं करेगा प्लस वापस नहीं भेजेगा। ठीक है जी। JB2 के केस में जब राष्ट्रपति बिल पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे और बिल को पढ़कर टेबल या जेब पॉकेट पॉकेट में रख ले, उसको JB2 बोलेंगे। एग्जाम्पल में राजीव गांधी की सरकार में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने पोस्टल सिस्टम बिल को पढ़कर बिल को बिल को पढ़कर टेबल पर रख दिया। स्थगन वीटो के केस में लोकसभा से बिल राज्यसभा में गया, पास होता हुआ फिर कहाँ गया, प्रेसिडेंट के पास में। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि बिल में दिक्कत है तो प्रेसिडेंट साइन नहीं करता है प्लस बिल को वापस कर देता है। बिल को वापस बिल को वापस कर देता है चेंजमेंट के लिए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्थगन वीटो के केस में। और एक करके लिख लेना रिमार्क्स करके, स्थगन वीटो के केस में स्थगन वीटो के केस में प्रेसिडेंट बिल को एक बार वापस भेजता है। देख लो जी एक बार इसको तीनों को। अत्यंतिक वीटो, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो और स्थगन वीटो।
इससे अब आगे बात करेंगे इसके राष्ट्रपति की पावर्स में अभिभाषण। 6वीं 7वीं। अभिभाषण। अभिभाषण। अभिभाषण का मीन्स ये है कि जो सरकार की पॉलिसी जो होती हैं, सरकार की पॉलिसियों को राष्ट्रपति के द्वारा लिमिटेड शब्दों में बताया जाना अभिभाषण कहलाता है। जो सरकार का 1 साल का जो लेखा जोखा है, 1 साल की जो सरकार की पॉलिसी है, उनको राष्ट्रपति के द्वारा कुछ लिमिटेड भाषण में बताना या लिमिटेड शब्दों में राष्ट्रपति के द्वारा उन योजनाओं के ऊपर भाषण देना अभिभाषण कहलाता है। अभिभाषण राष्ट्रपति के द्वारा 2 बार दिया जाता है। एक तो जब लोकसभा का जनरल इलेक्शन होगा उसके बाद में, एक तो लोकसभा के जनरल इलेक्शन के पश्चात, दूसरा बजट सत्र की प्रथम बैठक। 2 बार राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण दिया जाता है, एक तो जनरल इलेक्शन के बाद और दूसरा बजट सत्र की प्रथम बैठक। तो इसमें लिखना सरकार की पॉलिसी को प्रेसिडेंट के द्वारा लिमिटेड शब्दों में बोलना या भाषण देना अभिभाषण कहलाता है। अभिभाषण प्रेसिडेंट 2 बार देता है। पहला, लोकसभा के जनरल इलेक्शन के बाद और दूसरा बजट सत्र की प्रथम बैठक। तो ये होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। इसके आगे बात करेंगे अब 8वां। अध्यादेश की। अध्यादेश।
अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश में जब भारत की संसद बंद हो, जब देश की संसद बंद हो और उसी बीच में देश को कोई या किसी कानून की किसी फील्ड में अति आवश्यकता हो, संसद बंद है, देश को कानून की आवश्यकता है, तो संविधान सभा के सदस्य इस नतीजे पर पहुंचे थे कि एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिस समय पर संसद बंद हो और किसी न किसी तरीके से कोई बिल बन जाए। तो सिस्टम ये बनाया गया था कि लोकसभा बंद है, राज्यसभा बंद है, संसद बंद है, तो उस केस में डायरेक्ट बिल बना करके राष्ट्रपति साइन कर देगा और वो बिल बन जाएगा। तो वो था अध्यादेश की सुविधा। आर्टिकल 123 में अध्यादेश की सुविधा या अध्यादेश की पावर राष्ट्रपति को भी है और स्टेट में गवर्नर को भी है। यहाँ 123 में प्रेसिडेंट को है और 213 में अध्यादेश की पावर किसको है? वो गवर्नर को है। ठीक है जी। तो अध्यादेश आर्टिकल 123 जब संसद बंद हो और देश को कानून की अति आवश्यकता हो, उस केस में उस केस में उस समस्या का समाधान अध्यादेश करेगा। ठीक है जी। ये हो जाएगा अध्यादेश। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये लिख लेना। अध्यादेश को जब अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंट ने अपना सिग्नेचर कर दिया है, उसके बाद में अध्यादेश को 6 सप्ताह के अंदर पास कराना होगा। पास कराना होगा 6 सप्ताह के अंदर उसको पास कराना होगा। दूसरा, अध्यादेश को एक बार में 6 माह के लिए लागू किया जा सकता है। 6 माह के बाद 6 माह के बाद लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट से दोबारा पास करना पड़ेगा। तीसरा,
संसद से संसद से या जब ऐसे लिखेंगे आप इसमें, यानी 6 हफ्ते के अंदर पास कराना होगा और एक बार में अध्यादेश को 6 माह के लिए लागू किया जा सकता है। 6 माह के बाद दोबारा वो पास कराना पड़ेगा। तो जब संसद की बीच में स्टिंग नहीं हुई हैं, बैठक नहीं हुई हैं, हुई हैं, उस केस में अध्यादेश अधिकतम 7.5 मंथ के लिए लागू होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा अध्यादेश। इसके बाद में आपातकालीन शक्तियां 9। आपातकालीन शक्तियां आपातकालीन शक्तियां आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 तीनों को लागू करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। इसमें कौन सी आती है? इसमें आता है राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा आता है राष्ट्रपति शासन और तीसरा आता है वित्तीय आपातकाल। अब ये क्या होते हैं आगे बताएंगे इनको। वित्तीय आपातकाल जब इमरजेंसी की क्लास चलेगी। तीनों इमरजेंसी को प्रेसिडेंट लागू और हटाता है। राष्ट्रपति के पास इनकी वास्तविक पावर नहीं होती। वास्तविक पावर नहीं होती है, केवल साइन करता है। वास्तविक पावर
तीनों इमरजेंसी को प्रेसिडेंट लागू करता है, प्रेसिडेंट हटाता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास इनकी वास्तविक पावर नहीं होती है। वह प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट के कहने पर इनको हटाता और लगाता है। लास्ट वाली और लिख लेना जल्दी से अब। 10 स्व विवेकीय शक्ति। डिस्क्रिशनरी पावर। स्वविवेकीय शक्तियां, स्वविवेक का मतलब होता है जो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम करता है, तो वो कौन कौन सी होती हैं इसमें लिखो। पहली इसमें प्रेसिडेंट अपने मत से कार्य करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब बहुमत की सरकार ना बने। प्रधानमंत्री को चुनेगा जब बहुमत की सरकार नहीं होती है। दूसरी लोकसभा को भंग करना। जब सरकार बहुमत खो देती है। खो देती है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। कंप्लीट है इसके बाद क्लास कल होगी। धन्यवाद।